फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्रैमर विधि से दिए गए समीकरणों को हल करना, ठीक ना। और यहाँ पे हमें तीन समीकरण दिए गए हैं, x + y + z = 6 है और x + y - z = 0, 2x + y + 2z = कितना है 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्रैमर विधि से x, y और z का मान प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सॉल्व करते समय क्या करते हैं कि जो x, y और z के गुणांक होंगे, इन गुणांकों की सहायता से एक गुणांक सारणी बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गुणांक सारणी, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। कन्फर्म है बाबू? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए गए समीकरणों की गुणांकों से प्राप्त गुणांक सारणी पहले हम इसे प्राप्त करेंगे। तो गुणांक सारणी को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं उसे देखना चाहिए। ये जो x का गुणांक होगा उसे प्रथम स्तंभ में लिखा जाएगा, जो y का होगा वह द्वितीय में और जो z का होगा उसे तृतीय में लिखेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक 1, फिर यहाँ पर भी x का गुणांक 1 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। ये प्रथम स्तंभ में हमने क्या कर लिख लिया। अब यहाँ पे जो y के गुणांक है उसे द्वितीय स्तंभ में लिखेंगे 1 1 और यहाँ z का गुणांक 1 -1 और कितना है बाबू 2। जबकि जो इसके वैल्यू दिए गए रहते हैं 6 0 और 10, इन्हें अचर पद कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? अचर पद। समझ में आ रहा है बाबू? अब हम क्या करेंगे कि क्रैमर विधि में पहला जो हमने है बाबू, पहला जो स्टेप लिया वो ये था कि दिए गए समीकरणों के गुणांकों से प्राप्त हमें क्या प्राप्त करेंगे? गुणांक सारणी, जिसका नाम हम देते हैं कैपिटल D। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं, यानी कि मॉड D ज्ञात करेंगे। मॉड D ज्ञात करके हम ये देखते हैं कि क्या इसका मान प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने आपको बताया अगर डिटरमिनेंट D = 0 हो जाए तो फिर हम x, y और z का मान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिटरमिनेंट D ≠ 0 है तब हम इसका मान आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू? मॉड D या डिटरमिनेंट D। चलो तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? 1 को लेंगे और 1 वाले कॉलम और रो को कटाएंगे 1 -1 1। तो बताया था हमने पहले वाले को कैसे लेना है? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे 1 वाला कॉलम और 1 वाला रो कटा 1 -1 2 2, है ना बाबू? फिर देखो अगला लेंगे हम प्लस में 1 और ये कटा 1 1 और ये हो गया 2। तो जो डिटरमिनेंट होगा D = होगा 1 2 या 2 ना बाबू, और -1 एकम 1 -1 ना, चिन्हों का ध्यान रखिएगा। -1 1 2 या 2 और माइनस हो जाएगा 2 का गुणा -1 से 2 -2। कन्फर्म बाबू? +1 1 का गुणा 1 से 2 1 और 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो डिटरमिनेंट D = हो जाएगा 2 -1 और ये हो जाएगा -2 और 2 4, फिर +1 और ये हो जाएगा 1 में से आप 2 को घटाओगे तो ये हो जाएगा -1। तो जो डिटरमिनेंट D होगा वह बराबर होगा 2 + 1 3 -1 चौके 4 और -1 ना बाबू। तो डिटरमिनेंट D = हो जाएगा कितना? -4 और -1 -5 में से 3 घटा लेंगे तो माइनस। तो ये चीज हमने क्या कर लिया बाबू? कंफर्म कि जो डिटरमिनेंट D होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कंफर्म है बाबू? तो इतना करने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं? dx। क्या ज्ञात करते हैं? dx। अच्छा dx प्राप्त कैसे किया जाता है वह भी देख लें सभी लोग। dx हम ऐसे प्राप्त करते हैं कि जो हमारा D दिया है बाबू, ये जो D दिया है इसके प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों को हटा करके इसके स्थान पे इन अचर मानों को रखते हैं, यानी इस 1 1 और 2 को हटाएंगे और इसके स्थान पे 6 0 और कितना रख देंगे 10। कन्फर्म है? आरस तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज कम है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहेंगे क्या कि प्रथम स्तंभ के, इसके
किसके बाबू? प्रथम स्तंभ के अवयवों को, इसको अवयवों को अचर पदों से क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। अचर पदों से प्रतिस्थापित करने पर। तो इसको हम कहते हैं dx। जब पहले वाले को x वाले वैल्यू को करते हैं तो इसको dx लिखते हैं। और इसको समझना dx कैसे प्राप्त होगा, तो हम ये जो प्रथम स्तंभ में जितने भी अवयव होंगे को हटाएंगे और इसके स्थान पे रखेंगे 6 0 और कितना 10, है ना बाबू। और बाकी जो जैसे लिखेंगे 1 1 1 1 -1 और घर में बाबू। अब हम यहां से dx प्राप्त कर सकते हैं। क्या पता करेंगे? dx। तो चलो dx हम यहां से प्राप्त करके दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dx बराबर 6 लेंगे ना बाबू। जब 6 लेंगे तो 6 वाला यहाँ पे कॉलम और रो कटा तो 1 -1 1 और फिर -1 लेंगे, ये कटा 0 -1 3 और फिर प्लस में हम लेंगे कितना? +1 और ये हो जाएगा वहां पे, ये कटा और ये तो 0 हुआ 3 1 0 1 3 1, ठीक है बाबू। तो dx प्राप्त कर रहे हैं, तो dx बराबर हो जाएगा 6। एक तो भैया माइनस का चिन्ह लेंगे, 1 का गुणा -1 से कराएंगे तो -1 -1, 0 का गुणा 2 से कराओगे 0 माइनस का चिन्ह होता है, 10 का गुणा -1 से कराओगे तो -10 प्लस यहाँ 1, 0 का गुणा 1 से हुआ तो 0 और 3 एकम कितना हो गया बाबू? तो dx बराबर होगा 6। बोला बाबू माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो यहाँ 6 गुणे 3 -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 10 हुआ, लेकिन 1 का गुणा यहाँ पे 10 से हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 10। तो ये हो जाएगा dx बराबर 36 18 -10 और -10 -20 ना बाबू। आप जानते हैं कि 18 में से 20 घटाएंगे तो -, तो dx बराबर कितना आ गया? dx बराबर कितना आया? -x। तो यहाँ पे x होता है सूत्र में dx/d। क्या होता है बाबू? x क्या होता है? dx/d, ये सूत्र है। y बराबर क्या होता है? dy/d और z बराबर होता है dz/d। तो यहाँ पे x हो जाएगा, देख लो dx की वैल्यू -2 और mod d, यहाँ देखना ध्यान से, mod d यानी डिटरमिनेंट d की वैल्यू हम कितना लाए थे? -2 ना, तो माइनस कटा तो x बराबर कितना आया? +1। x बराबर कितना आया? प्लस में 1। पहला चीज कंफर्म। अब हम क्या करेंगे बाबू? dy ज्ञात करते हैं। चलो dy कैसे ज्ञात करेंगे? dy ज्ञात करने के लिए द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों को हटा देंगे और इसके स्थान पे 6 0 और 10 रखेंगे। आ रहा समझ? तो अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया कि 1 1 2 बाकी को ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरे वाले को हटाया और उसके स्थान पे 6 0 और कितना लिख दिया? सबको आ रहा समझ में? अब इसका भी परिष्कार करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या प्राप्त होगा? dy। तो यहाँ पे समझना है इस चीज को, dy हमें प्राप्त करना है। तो dy कैसे प्राप्त करेंगे? तो dy लिखेंगे, यहाँ देखो 1 का 1 लिखा है ना बाबू। बताओ 1 वाला कॉलम 1 वाला रो कटेगा तो 0 -1 10 और फिर -6 ले लेंगे, है ना। और ये कटा, ये तो 1 -1 2 2 1 -1 2 2 फिर प्लस ले लेंगे 1। कौन कटा? ये कटेगा 1 0 2 10, है ना बाबू। तो dy देखना ध्यान से, इसके तो कोई मतलब रहा नहीं। 0 का गुणा 2 से तो 0 माइनस 10 का गुणा -6 से तो -10 कन्फर्म -1 हो गया बाबू 2 और ऐसे स्थान पे मजदूरी कोष्ठक का प्रयोग कर लिया जाता है, माइनस का चिन्ह लेंगे। 2 का गुणा -6 से होगा तो माइनस, अब देखो प्लस 1 10 से हो 10 और 2 0 तो dy बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 आया
-6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और प्लस में कितना 10। तो dy इज इक्वल टू 10 20 और 6 into 4 इज इक्वल टू 20। तो dy इज इक्वल टू माइनस, समझ में आया नहीं आया? अब dy बराबर अगर -4 है तो हम यहाँ y प्राप्त करते हैं। y का सूत्र बताया था, y बराबर होता है dy बाई डिटरमिनेंट d, है ना बाबू? बैठाएंगे अभी तो y इज इक्वल टू dy के स्थान पे -4 और mod d के स्थान पे कितना -2, तो 2 दूनी बाबू 4 यानी y बराबर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत? इसी तरीके से बैठ जाओ, इसी तरीके से ये जो तृतीय स्तंभ है, क्या है? तृतीय स्तंभ है, इसके सभी अवयवों को हटा करके उसके स्थान पे इस अचर पद 6 0 और 10 को पुट कर देंगे और क्या प्राप्त करेंगे dz। क्या पता करेंगे बाबू? dz। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये लिखा जाता है कि तृतीय स्तंभ के अवयवों को अचर पदों से क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो अब द्वितीय वाला तो द्वितीय वाला रहेगा 1 1 1, लेकिन तृतीय चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 0 और 10। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको हम करेंगे 7, तो dz प्राप्त कर रहे हैं। क्या पता करना है यहाँ? dz। यहाँ हमने अब इसको नहीं चेंज किया है, ये क्या पता करें? dz। तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना बाबू। अब इसमें भी वही चीज 1 ले लिया, 1 वाला कॉलम और रो कटा तो 1 -1। अरे भाई जहां पे चेंज करना है ना, ध्यान नहीं देते, ये कटा ना, तो 1 0 1 और -1 लेंगे, ये कटा 1 0 2 10 1 0 2 10 प्लस में कितना लेंगे 6, ये कटा 1 1 और 2। कोई दिक्कत बाबू? अब इसको कर लो, dz इज इक्वल टू 1 into 10 10 और -1 into 0 0। कोई दिक्कत? -1 1 into 10 10 और 2 into 0 0 प्लस 6 1 into 1 1 और -2 into 2। तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस, है बाबू 10 माइनस 10 है ना, और प्लस माइनस को 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा और -1 का गुणा 6 से तो माइनस है। अब 10 से तो 10 कट गया, तो dz इज इक्वल टू आया -6। तो हम जानते हैं कि z बराबर होता है dz बाई डिटरमिनेंट d। अब ये है -6 अब -2, अरे भाई mod d का वैल्यू कितना है? -2। अब ये -2 से घटा देंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा? इस तरीके से हमने देखा कि क्रैमर विधि की सहायता से हमने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या प्राप्त की, है ना बाबू? तो क्रैमर विधि समझ में आ गया। पहले समझने के बाद फिर पूरी चीजों को संक्षिप्त में बता रहा हूं। किसी भी अचर पदों को अगर हमें कोई भी समीकरण दिया गया है और उसमें चर पदों का मान प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चरों के गुणांक होंगे उससे एक गुणांक सारणी बनाते हैं। उसे क्या बनाएंगे? एक गुणांक सारणी बना लेते हैं और बनाने के बाद उसका डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं, अर्थात उसका मान प्राप्त करते हैं। जब उसका मान प्राप्त करेंगे तो उसकी वैल्यू सदैव 0 से 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर 0 आएगा तो कोई उसका हल नहीं होगा, लेकिन अगर वह 0 नहीं है यानी वह या तो पॉजिटिव कोई पूर्णांक आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो इन दोनों कंडीशनों में हम x, y और z का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट ज्ञात करके वहीं पे छोड़ देंगे और पहला स्टेप ये लिया जाता है कि हम पहले क्या करते हैं कि जो प्रथम पंक्ति है इसके पंक्ति का स्तंभ है, तो प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों को हटाते हैं और इसके स्थान पे इस अचर पद को रख देते हैं। ठीक, फिर इसका प्रसार करके क्या प्राप्त करते हैं? dx। क्या पता करते हैं? dx। जिससे dx की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हमें सूत्र पता होता है कि x बराबर होता है dx by mod d, वैल्यू रख करके प्राप्त करें। फिर क्या करते हैं कि अब पहले तो वैसे छोड़ देंगे, द्वितीय के सभी अवयवों को हटा देते हैं और उसके स्थान पे इस अचर पद को क्या कर दिया जाता है? पुट कर देंगे और फिर dy की वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरीके से तृतीय के सारे अवयवों को हटाएंगे और उसके स्थान पे अचर पद रखेंगे और जो हमें मान प्राप्त होगा मेरे बाबू वो होगा dz।
और dz की सहायता से हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, z की वैल्यू। तो आप लोग को ये सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर होता है dx बाई mod d और y बराबर होता है dy बाई mod d और z बराबर होता है dz बाई mod d।